नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। कल की जो क्लास हुई थी वो हमारी इकोनॉमिक्स की हुई थी और एसएससी के लिए जो फाउंडेशन बैच की शुरुआत की गई है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बच्चों इकोनॉमिक्स का परिचय देखा हुआ था और परिचय के बारे में हम लोगों ने क्या समझा हुआ था। तो आज की क्लास हम लोग उसी के आगे शुरू करेंगे। तो जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है, पहले आप लोग कल का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास उसी के आगे हम लोग शुरू करने जा रहे थे। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और मैंने आपको बताया था व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 घटक हैं और जिसमें से मैंने उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत आपको बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग बच्चों देखेंगे उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक इसका मतलब क्या हुआ? इसमें यह अध्ययन किया जाता है, इसमें यह अध्ययन किया जाता है, इसमें यह अध्ययन किया जाता है, यह अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है कि कितनी वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, कितनी वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, ताकि व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ कमा सके, अधिक लाभ कमा सके। ठीक है बच्चों, इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब हमें ये देखना है कि उत्पादन हमें कितनी वस्तुओं का और कितनी मात्रा में हमें करना है। अब जैसे उत्पादन कैसे और कितनी वस्तुओं का मतलब, जैसे हमें डेली 300 कुंटल आलू डेली चाहिए और डेली सप्लाई करना है, या हमें 300 केजी डेली आलू चाहिए। अगर एक व्यक्ति 1 किलो ले जाता है तो 300 व्यक्ति 300 केजी आलू ले जाएंगे, 300 किलो। तो इसका मतलब डेली हमें जो उत्पादन करना होगा वो कितने का करना होगा? 300 किलो का। ठीक है, और 300 केजी की मात्रा डेली हमें चाहिए। और जब ऐसा होगा बच्चों, तो जो व्यक्ति होंगे, उपभोक्ता होगा, उनके लिए अच्छा ही रहेगा और उनको लाभ ही मिलेगा। इसी सिद्धांत को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादन का मतलब कितनी वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है ताकि व्यक्ति अधिक लाभ कमा सके, और इसी सिद्धांत को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, और ये जो वस्तु हम कल की क्लास में हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र देखा था, उसी के 3 घटक थे, जिसमें से ये दूसरा घटक आपका था कौन? उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। तीसरा जो बच्चों आपका घटक रहने वाला है, तीसरा जो घटक आपका रहने वाला है, वो हमारा तीसरा घटक क्या होने वाला है? तो वो हम देखते हैं जरा, तीसरा घटक। ठीक है, तो तीसरा बच्चों आपका घटक था कीमत निर्धारण सिद्धांत। ठीक है, कौन सा था? कीमत निर्धारण सिद्धांत। कीमत निर्धारण सिद्धांत, ये हमारा क्या था? तीसरा घटक था। तीसरा घटक कीमत निर्धारण सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझने से पहले बच्चों आपको 3 चीजें समझनी होंगी। कौन सी 3 चीजें? जैसे अगर वस्तु की मांग बराबर पूर्ति हो जाए, अगर मांग बराबर पूर्ति हो जाए
तो आप बताएं वस्तु की जो कीमत रहेगी, वस्तु की जो कीमत रहेगी वो कैसी रहेगी? कीमत स्थिर रहेगी। वस्तु की कीमत क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। जितनी मांग हो और उतनी पूर्ति हो जाए। मतलब क्या? हमें 10 डेली मार्कर चाहिए तो 10 की मांग और 10 डेली पूर्ति, 10 मांग डेली पूर्ति, तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? स्थिर हमारी हो जाएगी। तो ये जो कीमत निर्धारण जो सिद्धांत है बच्चों, ये आपका क्या कहता है? ये कहता है बाजार में मांग और पूर्ति के मध्य, डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति के मध्य ऐसा संबंध स्थापित करना, मांग और पूर्ति के मध्य ऐसा संबंध स्थापित करना है, मध्य ऐसा संबंध स्थापित करना है, ऐसा संबंध, ठीक है, संबंध स्थापित करना है, स्थापित करना है, ताकि उपभोक्ता वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, ना पड़े। क्लियर है? अब ये जो प्रतिकूल प्रभाव, ये मांग और पूर्ति को लेकर के बच्चों बात की जा रही है उपभोक्ता वर्ग पर। समझ पा रहे हैं आप लोग? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का उपभोक्ता वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की बात हो रही है कि इनके मूल्य का उपभोक्ता वर्ग पर गलत प्रभाव ना पड़े। मतलब कैसा? 3 चीज़ें अगर आपकी होंगी, कौन कौन सी? जब आपकी मांग बराबर पूर्ति के बच्चों हो जाएगी तो आप बताएं वस्तु की जो कीमत रहेगी वो कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी। क्लियर? ठीक है। और अगर मान लेते हैं मांग है ज़्यादा, ठीक है, और पूर्ति है कम, तो जब किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होती है, पूर्ति होती कम, तो वस्तु की कीमत में क्या करके ये लोग वृद्धि करके बेचते हैं, दाम बढ़ा देते हैं। और अगर किसी वस्तु की मांग है कम और पूर्ति है ज़्यादा, ठीक है, मांग है कम, स्टॉक बहुत लगा हुआ है, तो वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कीमत निर्धारण सिद्धांत क्या कहता है? मांग बराबर पूर्ति, ऐसा हमें संबंध रखना ताकि उपभोक्ता वर्ग पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये वाला संबंध अगर मांग बराबर पूर्ति के हो जाएगी तो वस्तु और कीमत क्या? स्थिर रहेगी। तो हमें बाजार में मांग और पूर्ति के मध्य ऐसा संबंध स्थापित करना है ताकि उपभोक्ता वर्ग पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ध्यान रखना, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? कीमत निर्धारण सिद्धांत। यानी मांग बराबर पूर्ति वाला हमें संबंध क्या बाजार में स्थापित करना है ताकि उपभोक्ता वर्ग पर इन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ सके। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों ने देखा कल की क्लास में जो व्यष्टि अर्थशास्त्र समझा था उसके 3 घटक मैंने बताए हुए थे, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और तीसरा आपका क्या था? कीमत निर्धारण सिद्धांत, कीमत निर्धारण सिद्धांत। क्लियर है? अब दूसरी जो बच्चों शाखाएं आप लोगों ने देखी थी दूसरी में, तो दूसरी जो अर्थशास्त्र की आपकी शाखाएं थी वो क्या थी? समष्टि अर्थशास्त्र थी। कौन सी अर्थशास्त्र? समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है? समष्टि अर्थशास्त्र। अब समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो व्यष्टि मैंने बताया था छोटे स्तर पर जब उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है तो पहले समझते हैं। इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसे बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं, भी कहते हैं। बृहद मतलब बड़े स्तर पर कहते हैं। बड़े स्तर पर मतलब कैसे, कि जब पूरे देश को लेकर के, ठीक है, या संपूर्ण देश के उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसे बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें संपूर्ण देश के, इसमें संपूर्ण देश के उत्पादन, उपभोग, और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए मैं बच्चों एक एक बात विधिवत लिख रहा हूँ। क्या किया जाता, अध्ययन। तो समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि में क्या था, एक कंपनी, एक संस्था, एक फर्म जब उत्पादन करती थी तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन जब संपूर्ण देश में उत्पादन, वितरण और उपभोग संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। जैसे आप बताओ, गरीबी जब निकाली जाती है तो किसी एक व्यक्ति की नहीं, गरीबी निकाली जाती है संपूर्ण देश की, ठीक है। संपूर्ण देश की गरीबी का क्या आकलन किया जाता है, वह यानी कि उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी। आप बताओ, बेरोजगारी अगर हमें निकालनी है तो बड़े स्तर पर संपूर्ण देश की निकाली जाती है बेरोजगारी। आप बताओ, हमें अगर राष्ट्रीय आय निकालनी है तो पूरे देश की राष्ट्रीय आय निकाली जाती है नेशनल इनकम। इसका मतलब बड़े स्तर पर जब उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। लेकिन छोटे स्तर पर जब करेंगे तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अर्थशास्त्र की आपकी दो शाखाएं थी, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और उसके तीन घटक थे, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक और कीमत निर्धारण सिद्धांत, और दूसरा हम लोगों ने देखा समष्टि अर्थशास्त्र, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसमें संपूर्ण देश में, पूरे देश में उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का क्या अध्ययन किया जाता है, क्लियर है बच्चों। तो आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र देखते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्लियर है बच्चों। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग लगाते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, क्लियर है। अब अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा, वैसे तो आप लोग देखते होंगे तो अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन कुछ किताबों में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र के साथ साथ पांच भी कहीं कहीं मिलते हैं। तो हम लोग चूँकि विस्तार के साथ अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग पांच क्षेत्रों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अर्थव्यवस्था के पांच प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। अर्थव्यवस्था के पांच प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं, पांच प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं, पांच प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। पांच प्रमुख क्षेत्र हमारे किसके माने जाते हैं, अर्थव्यवस्था के। कौन कौन से? पहला जो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा प्राथमिक क्षेत्र, क्लियर है। कौन सा क्षेत्र पढ़ा होगा, प्राथमिक क्षेत्र।
क्लियर। तो ये बच्चों आप लोगों ने पहला क्षेत्र पढ़ा होगा, कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र। अब चूंकि प्राथमिक क्षेत्र कहते किसे हैं, तो इस क्षेत्र का संबंध जो हमारा होता है वो कृषि से होता है, कृषि से, ठीक है। यानी पहला जो क्षेत्र हमारा है वो किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। और कृषि में हम लोग बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, उत्खनन, ठीक है। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के क्या एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो अगर आए जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक जो क्षेत्र है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको बताना होगा अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक जो क्षेत्र है उसका संबंध हमारा किससे है, कृषि से है, कृषि से है। तो यहाँ पर पहली मैं बात लिखता हूँ, इस क्षेत्र का संबंध, इस क्षेत्र का संबंध कृषि से है, इस क्षेत्र का संबंध कृषि से है। क्लियर है, किससे है, कृषि से है, संबंध कृषि से है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका संबंध किससे माना जाता है, कृषि क्षेत्र से। जैसे में हम लोग बात करें तो जैसे में पशुपालन, क्लियर, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन के बाद वानिकी, क्लियर। फिर इसके बाद मत्स्य पालन, क्लियर। फिर इसके बाद खनन, क्लियर। खनन के बाद उत्खनन, क्लियर। ये सभी के सभी क्षेत्रों का संबंध किस क्षेत्र से है, प्राथमिक क्षेत्र से है। तो अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक क्षेत्र से के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आप बताना पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन और कृषि, ठीक है। ये कृषि, ये सभी के सभी एग्जाम्पल आप देख रहे हो किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। अब बच्चों कृषि भी आप समझते होंगे, पशुपालन भी समझते होंगे, वानिकी भी समझते होंगे और मत्स्य पालन यानी मछली पालन भी समझते होंगे। अब मामला ये उठता है आखिर ये खनन और उत्खनन क्या है और इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, ठीक है। तो खनन का मतलब ये होता है, आप खनन को जब खुदाई जब की जाती है, तो जब अगर खुदाई गहराई में की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। खुदाई हमें खोदना कैसे है, गहराई में हम ऐसे खोदते चले जाएं, जैसे ये है हमें ऐसे खोदते चले जाएं, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, खनन हो गई, क्लियर। लेकिन जब हम लोग खुदाई जो करेंगे वो किस दिशा में करेंगे, क्षैतिज दिशा में अगर हम खुदाई करेंगे, क्षैतिज दिशा में, क्लियर, क्षैतिज दिशा में अगर हम खुदाई करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। यानी गहराई में खुदाई की जाए खनन, और ऐसे क्षैतिज दिशा में खुदाई की जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। समझ गए बच्चों। तो ये अर्थव्यवस्था के 5 प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र आप लोगों ने देखा, और इस प्राथमिक क्षेत्र का जो संबंध है कृषि से है। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन। खनन किसे कहते हैं, जब खुदाई गहराई में की जाए तो खनन, और जब खुदाई क्षैतिज दिशा में की जाए तो उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र को लेकर के, द्वितीयक क्षेत्र को लेकर के। तो दूसरा जो बच्चों हमारा रहेगा वो जो रहने वाला है वो हमारा कौन सा क्षेत्र रहेगा, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, क्लियर। तो दूसरा हमारा कौन सा क्षेत्र रहने वाला है, द्वितीयक क्षेत्र। अब इसका मतलब संबंध किससे है, इस क्षेत्र का संबंध, इस क्षेत्र का संबंध, क्षेत्र का संबंध, संबंध उद्योग क्षेत्र से है, संबंध उद्योग क्षेत्र से है, उद्योग क्षेत्र से है, उद्योग क्षेत्र से है, क्षेत्र से है, क्लियर है, उद्योग क्षेत्र से है। तो अगर पूछा है
कि अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसका संबंध उद्योग क्षेत्र से है, तो आपको बताना होगा द्वितीयक उद्योग से द्वितीयक। कौन कौन से इसमें आते हैं द्वितीयक में बात करूं, उद्योग क्षेत्र से है जैसे। तो जैसे में बच्चों अगर बात करूं तो जैसे में आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्माण, नए सिरे से किसी का निर्माण करना, विनिर्माण, बार बार उसी वस्तु को बनाना, विनिर्माण। फिर विद्युत, गैस, गैस जलापूर्ति, गैस जलापूर्ति, ठीक है। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो ये सभी के सभी द्वितीयक क्षेत्र के क्या एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का जो संबंध है वो उद्योग क्षेत्र से है, और इसमें निर्माण, विनिर्माण, गैस, विद्युत, जलापूर्ति आदि सभी के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। निर्माण का मतलब नए सिरे से किसी का निर्माण करना, और विनिर्माण बार बार किसी वस्तु का बनाना, उसी वस्तु को क्या विनिर्माण कहलाता है। क्लियर है। तो आप लोग ध्यान रखना द्वितीयक क्षेत्र का संबंध किस क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र से। तीसरा आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। क्लियर है। तृतीयक क्षेत्र ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्षेत्र रहेगा। तृतीयक क्यों रहेगा बच्चों, तो इसका इस क्षेत्र का संबंध, इस क्षेत्र का संबंध, इस क्षेत्र का संबंध सेवा क्षेत्र से है, इस क्षेत्र का संबंध सेवा क्षेत्र से है, सेवा क्षेत्र से है, सेवा क्षेत्र से है। क्लियर है। ये है आपका। तो अगर पूछे निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो सेवा क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक। जैसे, जैसे में हम लोग बात करते हैं बैंकिंग, ठीक है, तो बैंक वाले आपको क्या देते हैं, सेवा देते हैं। परिवहन यानी बस वालों आप क्या देते हैं, सेवा दी, बदले में आपने उसे क्या दिया, रुपए दिया हुआ। तो बैंकिंग हो गए, परिवहन हो गए। इसके बाद होटल, होटल वालों ने क्या दी, सेवा दी। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। क्लियर। भोजनालय, भोजनालय, ये सब आपको सेवा देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, LIC, ये सभी के सभी आपके क्षेत्र किस क्षेत्र में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है बच्चों। तृतीयक क्षेत्र आपको क्या देता है, सेवा प्रदान करता है, सेवा देता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी बैंक में गए तो बैंक वालों ने आपका कार्य कर दिया, मतलब सेवा कर दी। किसी होटल में खाना खाने गए तो उसने आपकी सेवा की, बदले में आपने उसको रुपए दिए। किसी डॉक्टर को दवा दिखाने गए तो उसने आपकी सेवा की, बदले में आपने उसको रुपए दिए। तो तृतीयक क्षेत्र में को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, और इस सेवा क्षेत्र में इतनी इतनी चीज़ें हमारी आती हैं, इतनी इतनी, परिवहन, बैंकिंग, होटल, रेस्टोरेंट, शिक्षा, सूचना। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों, तृतीयक क्षेत्र में ये आती है, यानी इस क्षेत्र का संबंध सेवा क्षेत्र से, जैसे बैंकिंग, परिवहन। ठीक है। इसके बाद आपका होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, शिक्षा, डॉक्टर, लोक प्रशासन, सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछता है, अगर कोई भी देश अर्थव्यवस्था में सबसे बेटर और अच्छा माना जाता है तो इन 5 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे प्रमुख क्षेत्र उस देश के लिए कौन सा होगा। ठीक है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए
किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए तृतीयक क्षेत्र सबसे प्रमुख माना गया है। तृतीयक क्षेत्र सबसे प्रमुख माना गया है। तृतीयक क्षेत्र सबसे प्रमुख माना गया है। प्रमुख माना गया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी देश का तृतीयक क्षेत्र जितना जबरदस्त होगा, होटल, परिवहन, भोजनालय, बैंकिंग, लोक प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, ये जितने भी जबरदस्त होंगे वो देश उतना ही अच्छा और बेहतरीन माना जाएगा। ठीक है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा और बेहतरीन जो क्षेत्र माना जाता है वो तृतीयक क्षेत्र माना जाता है। तो जिस देश का तृतीयक क्षेत्र जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो देश उतना ही अच्छा माना जाएगा, उतना ही पावरफुल माना जाएगा। ठीक है, वो देश उतनी ही तरक्की करेगा। ठीक है, तो अब कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन माना जाता है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है वो हमारा कौन सा है, तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है, भले आपके पास खेती 1000 बीघा क्यों ना हो, लेकिन रहोगे आप खेती में, तृतीयक क्षेत्र की अलग बात है। भले आपके पास 500 बीघा खेती क्यों ना हो, लेकिन आप रहोगे प्राथमिक क्षेत्र में। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए तृतीयक क्षेत्र सबसे जबरदस्त और बेहतरीन माना जाता है। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग याद रखना, गलती ना करिएगा। अगला जो बच्चों आपका है चतुर्थ क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र क्लियर है? चतुर्थ क्षेत्र, इसमें क्या बताया गया चतुर्थ क्षेत्र में? ठीक है, इसमें बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसमें बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसमें बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। जैसे अब यहाँ पर बच्चों चतुर्थक जो क्षेत्र, ये आप हो सकता हो आपने ना पढ़ा हो, अभी तक 3 ही हो सकता आपको पढ़ाए गए हो, लेकिन चतुर्थ जो क्षेत्र है इसमें बौद्धिक गतिविधियाँ जो हलचल करती रहती हैं, ऐसी गतिविधियों को क्या शामिल किया गया। जैसे सरकार हो गई, संस्कृति, पुस्तकालय, जैसे सरकार कॉमा संस्कृति कॉमा संस्कृति कॉमा पुस्तकालय, संस्कृति कॉमा पुस्तकालय। ठीक है, इन सभी गतिविधियों को इसके अंतर्गत क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, तो चतुर्थक क्षेत्र में क्या बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया, जैसे सरकार, संस्कृति और पुस्तकालय। तो अभी तक अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हम लोगों ने देखे थे, उनमें से 4 अभी तक पढ़ पाए हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा जो क्षेत्र माना गया वो तृतीयक क्षेत्र माना गया। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग बात करते हैं पांचवा क्षेत्र। चलिए बच्चों अगला हम लोग देखते हैं ई नंबर पर हमारा कौन सा क्षेत्र रहेगा, 5वां क्षेत्र। 5वां क्षेत्र। अब इस 5वें क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। 5वें क्षेत्र में बच्चों बात करूं तो उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, पहले इस लाइन को लिखते हैं, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं को शामिल किया गया। निर्णय लेने वाली संस्थाओं को शामिल किया गया है। निर्णय लेने वाली संस्थाओं को शामिल किया गया है। संस्थाओं को शामिल किया गया है।
ये है, यानी उच्च स्तर की जो संस्थाएं हैं जो क्या लेती है, निर्णय लेती हैं। ठीक है, अब निर्णय भैया कौन कौन लेता है तो आपको पता होगा, जैसे मीडिया हो गई। ठीक है, ये आपकी निर्णय लेती है और संस्थाओं को क्या इसमें शामिल किया गया। मीडिया के बाद विज्ञान हो गया, विज्ञान के बाद विश्वविद्यालय हो गया, और यहाँ तक सरकार की भी बात कर ले, ये भी तो निर्णय लेती है। ठीक है, तो जैसे मैं हम लोग बात करूँ तो जैसे मीडिया, विज्ञान, विश्वविद्यालय, मीडिया, क्लियर, मीडिया आपकी हो गई। इसके बाद विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान के बाद विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय के बाद हमारी क्या हो गई, सरकार भी आ जाएगी। और आप देखो सरकार चौथे में भी थी, लेकिन इधर भी निर्णय लेती तो इसको पाँचवें में भी रखा गया है। ठीक है, यानी उच्च स्तर निर्णय लेने वाली संस्थाओं को हम किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, पाँचवें क्षेत्र में। मीडिया हो गई, विज्ञान, विश्वविद्यालय, सरकार। ठीक है, इन सभी संस्थाओं को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, पाँचवें क्षेत्र में, पाँचवें क्षेत्र में। क्लियर है बच्चों। तो ये बच्चों हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र देखे, एक बार फिर से इनको हम लोग रिकॉल करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने देखा क्या था, 2 बातें देखी थी। कौन कौन सी, यहाँ से शुरुआत की थी कि उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत का मतलब बच्चों ये था कि हमें कितनी वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है ताकि व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ कमा सके। कीमत निर्धारण सिद्धांत मतलब हमें मांग बराबर पूर्ति ऐसा संबंध बाजार में बनाना है, और जब बाजार में ऐसा संबंध होगा तो वस्तु की कीमत जो रहेगी वो स्थिर मानी जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। ठीक है, जितनी मांग उतनी पूर्ति। 2 किलो आलू डेली चाहिए, डेली आ रहे तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इसकी परिभाषा हमने क्या लिखवाई थी कि बाजार में मांग और पूर्ति के मध्य ऐसा संबंध स्थापित करना है ताकि उपभोक्ता वर्ग पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। वस्तुएं और सेवाएं छूट गया यहाँ पर। अब ये 3 कंडीशन से समझना है, ये वाली कंडीशन अगर बनी रहे तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर मांग ज़्यादा हो गई और पूर्ति हो गई क्या, कम, तो फिर बच्चों वृद्धि हो जाएगी, वस्तु की कीमत क्या बढ़ जाएगी। जब किसी की भाई मांग ज़्यादा हो जाती है और हम दे पा नहीं रहे, पूर्ति कर नहीं पा रहे, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन अगर मांग हो गई किसी वस्तु की कम और भंडार है हमारे पास पूर्ति का, तो हम क्या करेंगे, अरे निकालो जल्दी, जितना सस्ते में जाए कम कमाओ, 2 रुपये कम कमाओ, यही तो करते हैं। कैसे, जब आप आखिरी में सब्जी लेने जाओ और आखिरी का ढेर बचता है तो दुकानदार आपसे क्या कहता है, आपने पूछा टमाटर कितने किलो, वो कहेगा 20। अच्छा एक काम करो, आखिरी बचे आप 15 रुपये में सब ले जाओ। आप देखते होगे यही मामला बच्चों है। इसी को ही हम लोग क्या कीमत निर्धारण सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अगला हम लोग देखते हैं दूसरी जो अर्थशास्त्र की जो शाखा थी वो थी समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं, और इसमें संपूर्ण देश यानी बड़े स्तर पर उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रियाओं का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे गरीबी निकाली जाती है पूरे देश की, बेरोजगारी पूरे देश की, राष्ट्रीय आय पूरे देश की निकाली जाती है। क्लियर है। अगली हेडिंग जो थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अपने अर्थव्यवस्था के 5 प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। प्राथमिक जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो संबंध है हमारा कृषि क्षेत्र से है, और कृषि में कौन कौन से आते हैं, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन। खनन का मतलब जब खुदाई गहराई में की जाती है तो खनन, और जब खुदाई क्षैतिज दिशा में की जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र का जो संबंध है बच्चों हमारा किससे है, उद्योग क्षेत्र से है। जैसे निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति। तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र का संबंध सेवा से है। जैसे सेवा में कौन, बैंक वाले देते हैं, परिवहन देती है, रेल देती है, होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर, लोक प्रशासन, सूचना और प्रौद्योगिकी, ये सभी के सभी हमें सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे प्रमुख जो क्षेत्र माना जाता है वो तृतीयक क्षेत्र माना जाता है। तो जिस भी देश का तृतीयक क्षेत्र जितना जबरदस्त होगा वो देश उतना ही बेटर माना जाएगा। ठीक है।
चतुर्थक क्षेत्र में क्या शामिल है? इसमें बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, संस्कृति और पुस्तकालय। इसके बाद पांचवा क्षेत्र, इसमें उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं को क्या किया गया? शामिल किया गया, जैसे मीडिया हो गई, विज्ञान, विश्वविद्यालय और सरकार। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने आज की क्लास में देखे अर्थव्यवस्था के 5 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं और माने जाते हैं। कल की क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार और भारत में अर्थव्यवस्था की समस्याएं, और ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बच्चों, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल की क्लास में हम लोग नए जोश, नए उमंग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।